प्रज्ञा प्रवाह कुटिया में डॉक्टर शिप्रा पांडे का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक आभार, अभिनंदन। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2021 की परीक्षा में इन्होंने डिप्टी एसपी के पद पर इनका चयन हुआ है और इसमें इन्होंने प्रथम रैंक हासिल की है। इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। डॉक्टर शिप्रा पांडे की जो सफलता की यात्रा है वह बहुत विविधता से भरी हुई है। पहले विज्ञान के क्षेत्र में रहीं और नैनो टेक्नोलॉजी में इन्होंने काफ़ी अच्छी जो उसके आयाम हैं उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ दिया। और फिर एकाएक होता है कि जीवन में तमाम स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती हैं, व्यक्ति को अपनी धारा बदलनी पड़ती है। शिप्रा नदी की धारा भी विज्ञान के क्षेत्र से प्रशासन के क्षेत्र की ओर आई और इन्होंने यहाँ पर भी सफलता अर्जित की। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें वो कहते हैं कि गुण एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये शिप्रा जी के संदर्भ में भी पूरी तरह से चरितार्थ होता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शिप्रा जब जोड़ लगाती है डिप्टी एसपी बन जाती है। तो डिप्टी एसपी के रूप में जो एक यात्रा है, निश्चित रूप से एक दिन की यात्रा नहीं है। किस प्रकार से यात्रा शुरू हुई, कैसे इस मुकाम तक पहुंची, स्वयं डॉक्टर शिप्रा पांडे बताएंगी, अपने अनुभवों को साझा करेंगी ताकि हमारे जो प्रतियोगी बंधु हैं, बांधवी हैं, इससे लाभान्वित हों और अपनी रणनीति को तय करें, सुनिश्चित करें, आगे बढ़ाएं। शिप्रा पांडे। सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक ऐसी जगह दी जहाँ पे मैं अपने सारे अनुभव, अपनी सफलताएं, असफलताएं, सब कुछ जो एस्पिरेंट्स हमारे इस फील्ड में आने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकूं। जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, उन्हीं अनुभवों के क्रम में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पहले वैज्ञानिक थीं, विज्ञान के क्षेत्र में थीं और जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था निश्चित रूप से वह विज्ञान की ओर ले जा रहा था। फिर कैसे आपके मन में यह भाव आया कि आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित होना है और इधर अपने सफलता के मुकाम को सुनिश्चित करना है? सर, मैंने फ़िज़िक्स में पीएचडी की और बाहर मेरा वैज्ञानिक पद के लिए चयन भी हो गया था। लेकिन सर, कई बार परिस्थितियों पे आपका जोर नहीं होता है, तो मेरे साथ भी सिचुएशंस कुछ वैसी बनती गई। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं बाहर नहीं जा सकी। तो मैंने यहाँ पे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए भी अप्लाई किया और फिर चीज़ें नहीं हो पाई उस हिसाब से जैसा मैं चाहती थी। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार इस तरफ भी, प्रशासनिक सेवा की तरफ भी मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने सर 2019 में मैंने सीरियसली अक्टूबर से शुरू किया तैयारी करना और 19 के प्रीलिम्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और फिर 20 में सर मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी और 7-8 नंबरों से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और 21 में फिर मेरा डिप्टी एसपी पे चयन हुआ सर। जी जी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो डिप्टी एसपी की यात्रा है या 19 से शुरू हुई इस क्षेत्र में, इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मेधावी रही होंगी और इनके व्यक्तित्व में कितने डायमेंशंस हैं कि कोई एक व्यक्ति सीधे दूसरे क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, साइंस के क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में आता है जहाँ कि विज्ञान का जो क्षेत्र है वह गंभीर है, गहरा है और उसकी अपनी एक विधा होती है। और जो प्रशासन का क्षेत्र है यह बहुत ब्रॉड है, भले ही विज्ञान जैसी गहराई ना हो लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है विज्ञान से कई गुना ज़्यादा होती है। और इस रूप में इन्होंने एक निबंध का पेपर होता है जहाँ पर बिल्कुल जो एक तरह से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रविधि हो सकती है लेकिन उसके जो तरीके होते हैं काफ़ी लिटरेरी होते हैं और विज्ञान से बहुत कुछ उसका लेना देना नहीं होता है। जो जीएस का क्षेत्र है वह बहुत चौड़ा है और उसमें भी शिप्रा जी ने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, 444 नंबर
मायने रखता है, जहाँ पर लोग 400 की सीमा नहीं क्रॉस कर पाते हैं और इसमें इन्होंने 444 नंबर प्राप्त किए हैं। तो निश्चित रूप से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो कि इस क्षेत्र से नहीं जुड़ी थी और उस क्षेत्र में इन्होंने इतनी ऊंचाइयां प्रदान की, तो निश्चित रूप से एक रणनीति रही होगी। लेकिन मुख्य परीक्षा के पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रारंभिक परीक्षा में भी इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का होता है, जनरल स्टडी का होता है, और दूसरा सी सेट का होता है। मैं जानना चाहूँगा कि आप विज्ञान से जब यहाँ पर कूदी, सामान्य अध्ययन के क्षेत्र में छलांग लगाई, तो किस प्रकार से आपने सभी चीज़ों को पकड़ा, एक एक चीज़ को? आपने भूगोल भी पढ़ा होगा, आपने राजव्यवस्था भी पढ़ी होगी, आपने अर्थव्यवस्था भी पढ़ी होगी, तो किस प्रकार से आपका जो पढ़ने का तरीका रहा, जो पढ़ने की स्टाइल रही? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए नए आए हैं, आप भी बिल्कुल नई आई थी, ये बिल्कुल नया क्षेत्र था, फिर भी आपने इस प्रकार से तुरंत पकड़ हासिल कर ली और आप क्वालिफाई कर गई। उसके बाद 19 में आपने मेंस दिया और उसके बाद फिर अगले ही साल आप 20 में साक्षात्कार तक पहुंची और यहाँ पर डिप्टी एसपी पर आई हैं और 2022 में आप एसडीएम होने जा रही हैं। तो ये जो आप, जैसे सिप्रा का बहुत तेज़ प्रवाह होता है, उसी प्रकार से आपने यहाँ बहुत त्वरित प्रवाह किया, बहुत त्वरित गति से आगे बढ़ी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उन प्रतियोगी मित्रों के लिए कि क्या आपकी रणनीति है, उस रणनीति से वो लोग भी लाभान्वित हों प्रारंभिक परीक्षा के लिए। फिर हम अभी मुख्य परीक्षा पर बात करते हैं। सर, जब मैंने 2019 का प्रीलिम्स दिया तो उसके पहले मेरे एक मित्र हैं, वो अभी नायब तहसीलदार हैं, श्री ऋतुराज शुक्ला। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे करें इसको, तो उन्होंने कहा कि आप घटना चक्र की बुक्स मंगा लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए खूब बार, और आप प्रीलिम्स उससे हो जाएगा। और न्यूज़पेपर में थोड़ा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ती थी, और जो सर लास्ट में घटनासार, दृष्टि, ये सारी मैगजीन्स उन्होंने बोली, तो मैंने बस यही किया कि घटना चक्र मूल मंत्र बना के 19 का प्रीलिम्स मैंने जो उन्होंने बताया उस हिसाब से करके दिए। हालांकि 1 नंबर से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2-2.5 महीने पढ़ के मैंने दिया था। और उसके बाद मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी। लोग पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं फिर घटना चक्र पढ़ते हैं, लेकिन मेरा क्रम थोड़ा उल्टा हो गया। लेकिन मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगी कि आप एनसीईआरटीज़ ज़रूर करिए। एनसीईआरटीज़ प्रीलिम्स में शायद आपको लगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, पर आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपका सब्जेक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनेगा। तो प्रीलिम्स के लिए सर मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी और साथ में एक एसके पांडे सर, स्पेक्ट्रम जो राजीव अहीर, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री की, जी। और सर एसके पांडे की भी बुक मुझे किसी ने बताया कि पढ़ लो, तो हाँ सर। तो जब मुझे जल्दबाजी रहती थी, थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करना रहता था, तो हिंदी हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, तो मतलब हमारी मातृभाषा है, तो उसको मैं जल्दी जल्दी वहाँ से पढ़ लेती थी उस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। एसके पांडे की बुक भी जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स उनके लिए बहुत अच्छी है। तो सर प्रीलिम्स देने के बाद जो मेरा टाइम बचा उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की अगले एग्ज़ाम से पहले। लेकिन आप लोग क्रम सही रखिएगा, पहले एनसीईआरटीज़ करिएगा, घटना चक्र करिएगा, और एक स्टैंडर्ड बुक ज़रूर पढ़िएगा। सोर्सेज को कम से कम रखिएगा, और सोर्स लिमिटेड, रिवीजन अनलिमिटेड होना चाहिए। कहा जाता है कि 3 बार अगर आपने किसी चीज़ को देखा, पढ़ा है, तो आपको उसके बारे में मालूम हो जाता है। 5 बार पढ़ा है तो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वही मेरे माइंड में वही स्ट्रैटेजी थी कि मैंने 5 बार मुझे पढ़ना है। तो 19 का प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब सबसे पहले प्रीलिम्स निकालना है, मेंस तक माइंड ही नहीं जा पा रहा था। तो मैंने उसके बाद क्या किया, घटना चक्र में जो फैक्चुअल पार्ट था, जैसे ज्योग्राफी का पार्ट है, उसका मैंने अपना जिस्ट प्रिपेयर कर लिया। पॉलिटी वगैरह अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, उसको जिस्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको भूलता है तो आप कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में जैसे कई सारे कन्वेंशंस होते हैं, तो मैंने उसका भी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया। विटामिन्स है साइंस में कि कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आप देखिए कि जो पार्ट आपको भूल रहा है आप उसका एक जिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जिस्ट प्रिपेयर रहता है तो लास्ट में रिवाइज करना लास्ट मोमेंट पे बहुत आसान हो जाता है। तो ज्योग्राफी का मैंने ऑलमोस्ट पूरा मैप में बना लिया। आप मैप के थ्रू कभी आप माउंटेन्स बना लीजिए, कहीं पे आप
प्लेट्यूज बना लीजिए, तो लास्ट मोमेंट का रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सर इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी। अच्छा, ये चीज़ देखी जाती है कि प्रारंभिक परीक्षा में तथ्य और जो अवधारणाएं हैं, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, बोथ प्ले द मेजर रोल। तो जो फैक्ट्स हैं उनको दिमाग में रखने के लिए आप क्या करती थी, जो अवधारणात्मक प्रश्न हैं उनको दिमाग में रखने के लिए क्या करती थी? और इस बार का 2022 का जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रहा है, संघ लोक सेवा आयोग का भी और इसमें भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी, इसमें CSAT का पेपर काफ़ी निर्धारक रहा है और कई ऐसे बच्चे हुए हैं जिन्होंने सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके 104 प्रश्न तक सही थे, लेकिन इसमें 29, 30, 28 इस प्रकार से रुक गए। तो इस पे आपने कैसे काम किया? हालांकि आप साइंस के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, तो मुझे लगता है वैसे भी आपका जो रीजनिंग है और बातचीत से भी लग रहा है कि आपका जो रीजनेबल माइंड है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है, और तो वो ठीक रहा होगा। लेकिन जो ऐसे बच्चे जो कि आपकी तरह साइंस से नहीं जुड़े हैं, तो CSAT के लिए किस प्रकार से करें कि यह उनके लिए दुर्भाग्य न साबित हो? और मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि जो तथ्य हैं उनको आप दिमाग में कैसे रखती थी, जो न्यू कमर्स हैं वो दिमाग में कैसे रखें, या जिनकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है कि एक बार पढ़ें और फैक्ट्स दिमाग में आ जाए, आपकी तरह जिनकी मेमोरी नहीं है, जिनकी मेमोरी हमारी तरह है, जो भूलते रहते हैं, भूलने करना और भूलों से सबक ले लेना। तो भूल से कैसे सबक लें, कैसे किस प्रकार से वो अपने जो फैक्ट्स हैं दिमाग में बैठाएं, इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? सर सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो फैक्ट्स जो हैं उसको याद करने के लिए एक ही तरीका है जो मुझे समझ में आता है, मल्टीपल रिवीजन रखिए। तो जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो मान लीजिए आपने 3 बार रिवाइज किया, कुछ चीज़ें आपको आसानी से याद होने लगेंगी। फिर आप मार्क कर लीजिए कि कौन सी चीज़ आपको बार बार भूल रही है, फिर उसका रिवीजन थोड़ा सा अधिक कर लीजिए। या फिर आपका अपना कोई तरीका हो, किसी दूसरे का तरीका फॉलो करने से अच्छा कि आप अपना तरीका इवॉल्व करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं तो यही करती थी कि मेरा सर टारगेट था कि मैं 8 बार रिवाइज करूँगी। मतलब मुझे प्रीलिम से 19 का जो सेटबैक मिला था कि भले सर मैंने 2 महीने ही पढ़ा था, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद हो जाना चाहिए। लेकिन जब मार्क्स आए तो 1 नंबर से नहीं हुआ था मेरा, वो तो बहुत बाद में मार्क्स आए थे। तो आप रिवाइज खूब करिए, अपनी बुक्स में खूब अंडरलाइन करिए, बिल्कुल उसको उसमें कमी मत करिए। जहाँ आपको भूल रहा है उसको तो मार्क ज़रूर करके रखिए कि लास्ट में जब आपको आपके पास टाइम कम हो तो आप एटलीस्ट जो आपको चीज़ें बार बार भूल रही थी वो आपको याद हो जाए वहाँ से। और रही बात सर मेमोरी की, तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम सर कंसिस्टेंसी का है, ये एग्ज़ाम हार्डवर्क का है, और इसमें ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ एक ऐसा टैलेंट दिया है जिसके दम पे वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, बस इच्छा होनी चाहिए। और सर दूसरा पार्ट है, हम लोग बात करते हैं CSAT की। तो जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट को एक सब्जेक्ट मानते हैं, वैसे आप CSAT को भी अपना एक सब्जेक्ट मान के चलिए। और देखिए जो पार्ट जिसका वीक हो, मान लीजिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो जिनका किन्हीं कारणों से CSAT उतना स्ट्रांग नहीं है, उनको CSAT को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि लास्ट में अरे CSAT है हम उसको पढ़ लेंगे, उसमें हिंदी के दम पे निकाल लेंगे या मैथ्स के दम पे निकाल, जैसे सबका एटीट्यूड होता है, हम लोगों का भी होता है, रहा भी। और जब पेपर दे के आओ तो लगता है कि भाई भगवान ने बचा लिया, उस टाइप का लगता है। तो इस एटीट्यूड से हमें बचना है, हमें उसको भी टाइम देना है। मैथ्स का प्रैक्टिस करिए। मैं सर साइंस की स्टूडेंट होने के बाद भी 1 महीने पहले से मैथ्स रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर देती थी, थोड़ा थोड़ा। आप भी उसको करिए, एक पार्ट मानिए अपनी इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का। उसको बिल्कुल भी एलियन के जैसे ट्रीट नहीं करना है। और जिस चीज़ से जितना अधिक डर लगे, हमें लगता है पहले डर को ख़त्म कर लेना चाहिए, ठीक है, और उसको भी लेके साथ में चलिए। वो इतना मुश्किल नहीं है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है सर। थोड़े मेहनत से सब कुछ अपना हो जाता है, बस इतना। चलिए शिप्रा जी, हमने प्रारंभिक परीक्षा के अनुभवों को साझा किया और बिल्कुल व्यवहारिक रूप में, सही अर्थों में। और सही बात है कि हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है, उसकी स्पेशलिटी होती है, और उसे पहचानने का प्रयास करना चाहिए और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा के यहाँ से सब लोग
समान अवसर, वातावरण, सूरज, चाँद, सितारे सब बराबर दे करके भेजे गए हैं, तो उन्हें भी अपने चमक को पहचानते हुए सितारों की तरह चमकने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा का चरण आता है, लेकिन यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा जिस शख्सियत ने प्रारंभिक परीक्षा से अभी ये सफलता का जो मंजिल है वो तय की है, थोड़ा उसके बारे में जाना जाए। ये कहा जाता है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक बहुत ही शानदार महिला का हाथ होता है, प्रेरक महिला का हाथ होता है, जो उसे वहाँ उस ऊंचाइयों तक पहुँचाती है। यहाँ पर बात पुरुष और महिला की नहीं है, बात उस जीवन साथी की है, बात उस साधर्मी की है जो आपके साथ निरंतर खड़ा रहता है, आपको प्रेरित करता रहता है और आपको ऊर्जा देता रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सफलता का जो आपने जो तय किया है, इसमें कौन ऊर्जावान व्यक्ति रहा है जिसने आपको निरंतर प्रेरणा दी है और उसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँची हैं। वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। तो इस रूप में कौन रहे हैं वो जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया, और उनके प्रति मैं पहले से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मैं चाहूँ जिसने उस प्रतिभा को पहचाना और यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। सर, मेरी जर्नी, जैसा कि सर ने कहा कि एक सफल पुरुष के साथ पीछे एक महिला का हाथ होता है, बिल्कुल सही बात है। और आजकल तो सर इसका एक पार्ट और भी है कि सफल महिला के पीछे भी सफल एक शानदार पुरुष का हाथ होता है। तो सर, इस क्रम में मैं कहूँ तो सर, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने, उन्होंने हम सारे भाई बहनों के लिए एक तरीके से तपस्या की है। और सर, मेरे फादर ने, मैं अपने फादर को एक तरीके से अपना आइडियल मानती हूँ। मेरे फादर ने बचपन में मुझे बहुत व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया इसके साथ ही। सर, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ कि मेरी नाक थोड़ी मेरे भाई बहनों से ज़्यादा लंबी थी, तो इसके लिए बचपन में मुझे नहीं, नाक ऊंची भी हो गई है। हाँ सर, तो बहुत चिढ़ाते थे सब लोग मुझे बचपन में। और सर, मेरा कलर मेरे भाई बहनों से डल है, तो मैं कहीं भी जाती थी तो लोग मुझे बोलते थे कि तुम तो इनके जैसी लगती नहीं हो, सांवली हो और तुम्हारी नाक ऊंची है। तो पापा मेरे हमेशा मुझसे कहते थे कि जब भी कोई ऐसा कहे तो कह दो मैं ऊंची नाक वाली हूँ। ठीक है। और कोई कहे कि सांवला रंग, तो कहो कि जो लोग गोरे होते हैं वो तो सांवले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, धूप में लाल हो जाते हैं, मेरा रंग बदलता नहीं, ऐसे रहता है। तो सर, उन्होंने कभी ये बातें मेरे मन में कभी आ ही नहीं पाई कि मैं ऐसी हूँ वैसी, ये चीज़ें। ये मुझे लगता है कि मतलब ये जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया ना कि हर चीज़ के लिए एटीट्यूड अपना चेंज करो। मैं बचपन में एक एटीट्यूड पापा की वजह से डेवलप हुआ। कहते थे कि दुनिया में कोई काम अगर कोई कर सकता है, एक आदमी कर सकता है, तो वो दूसरा भी कर सकता है। मतलब सारी लिमिट्स आपके माइंड में होती है, तो वहाँ से लिमिट्स ख़त्म करिए। तो सर, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का बहुत योगदान है। सर, दूसरे नंबर पे मेरे हस्बैंड का, उनका भी मेरी सफलता में बहुत अधिक योगदान है। मेरे हस्बैंड एक आईईएस ऑफिसर है, आईईएस के एग्ज़ाम के थ्रू वो रेलवे में पोस्टेड है। सर, उन्होंने शायद एग्ज़ाम मैंने लिखा हो, लेकिन सारी इस यात्रा में एक जैसे जीवन में वो सहयात्री हैं, वैसे इस सफलता की यात्रा में भी वो एक सहयात्री ही बने रहे। सर, मैं पढ़ती थी तो वो एक फैसिलिटेटर के रूप में थे, चाहे वो प्लान बनाना हो, चाहे मुझे हर तरीके के डिस्ट्रैक्शंस से दूर रखना हो, या मेरे आसपास, जैसे मेरी एक बहू के तौर पे भी जिम्मेदारियां थी, तो लोगों को कन्विंस किया उन्होंने। कई बार लोग उन पे भी उंगली उठाए कि मतलब अरे क्या ही तैयारी हो रही, समाज है, हमें हर तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ वही अपने जो रास्ता है, हमारी जर्नी है, उस पर फोकस किया। और सर, बीइंग ए ऑफिसर, उन्होंने किसी भी काम को, जो भी चीज़ इस रास्ते में आई, जैसे अगर घर पे हमारे मेड नहीं है तो खाना बनाने से लेके बर्तन धोने से लेके, मेरा एक बेटा भी है, अब 4 साल का हो गया, उसको संभालना, अपने ऑफिस को संभालने। तो सर, मुझे लगता है कि उनसे समाज को सीखना चाहिए कि अगर कोई मेल
किसी अपने आसपास फीमेल जो है, जो आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, कोई भी हो, तो उसको सपोर्ट करे तो वो कितना आगे जा सकती है और कितना एक खुशहाल परिवार और समाज हो सकता है। और सर उसके बाद मेरा बेटा है, वो भी, उसने भी पापा से सीख लिया था अपने। जब भी मुझे खाली देखता था तो एक कहता था, मम्मा जाओ पलो, तमें खलाब नहीं कलो। और सर वो घर में एक पेपर का टुकड़ा कहीं गिरा होता था तो ला के मुझे देता था कि मम्मा पढ़ लो इसको। तो सर डेफिनेटली इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और पूरा श्रेय इन सबको ही जाता है सर इसके लिए। जी जी। तो निश्चित रूप से जो परिवार है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और अभी ये चीज़ स्पष्ट हुई, पहले से भी हमें जानकारी थी, लेकिन जो इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें ये एहसास हुआ होगा कि शिप्रा पांडे केवल एक प्रतियोगी ही नहीं बल्कि एक माँ भी रही हैं, एक बहू भी रही हैं, एक पत्नी भी रही हैं। हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं माई स्टेटस एंड ड्यूटीज, माई स्टेटस एंड रोल्स। तो शिप्रा ने जो भी स्टेटस रहे हैं उनको बहुत ही बखूबी निभाया है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि भविष्य के लिए भी या अपनी इस भूमिका को उसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगी और निरंतर भूमिका नहीं बल्कि मतलब शिप्रा नहीं बल्कि भूमिका इनके वहाँ पर जाने से चमकेगी। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। तो उसी प्रकार से मतलब कविता स्वयं तुलसीदास को पा करके धन्य हो गई। तो मेरी शुभकामना है और मेरा संदेश भी है शिप्रा के लिए कि जिस कुर्सी पर बैठे वह कुर्सी अपने को धन्य समझे, यह ना समझे कि कौन आ गया है, बैठ गया है और वो अपने आप को कोसने लगे। तो निश्चित रूप से शिप्रा की अभी तक की जो यात्रा रही है उसमें इन्होंने अपने उस पद को ही धन्य किया है और आगे भी धन्य करती रहेंगी। अब हम मुख्य परीक्षा के चरण पर आते हैं कि मुख्य परीक्षा भी वस्तुतः प्रारंभिक परीक्षा तो एक सीढ़ी होती है जिसके बिना आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा जैसा कि नाम से स्पष्ट है हकीकत में मुख्य होती है, मेन होती है। और इसकी तैयारी आपने किस प्रकार से की और कहाँ कहाँ से? सामान्य हिंदी का पेपर रहा, निबंध का पेपर रहा, जनरल स्टडीज़ के पेपर्स रहें और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो रहें उसमें क्या रहें, किस प्रकार से वो कहाँ कहाँ से आपने मैटर को कलेक्ट किया, कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया, कृपया उसे बताएं। सर मेंस के लिए मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, लेकिन मैंने एस्से हमेशा हिंदी में लिखा है क्योंकि मुझे लगता रहा है कि मैं एस्से में अपने आप को हिंदी में ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो सर हिंदी और एस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखिए। सिलेबस याद होना आपकी जर्नी को आधा आसान बना देता है, क्योंकि इसमें हमें ये पहले पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना ये समुंदर है एक तरीके से, और हमें इसमें बहुत स्मार्टली जो हमारे काम का है बस वही चीज़ें उठानी है यहाँ से। तो मेरे टेबल पे हमेशा सिलेबस रहता था और ऑलमोस्ट सिलेबस लगभग मुझे याद हो गया था कि क्या क्या है। चाहे न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो वहाँ भी आपका माइंड तुरंत चला जाएगा, अच्छा ये इस पेपर में इस टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम नोट करने से बचेंगे और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। सर अब आते हैं पेपर 1 और 2 के लिए। सर हिंदी और निबंध के लिए तो सर मैंने आपका ही चैनल प्रज्ञा प्रवाह और जो आप और विवेक सर मिलके चलाते हैं उससे मैं जुड़ी। मेरे एक मित्र ने बताया था कि हिंदी और निबंध के लिए एक सर का चैनल है, तो मैं उससे आपसे जुड़ी और वहीं पे मेरे हिंदी और निबंध में सुधार हुआ, बहुत सारा डायमेंशन ऐड हुआ। और निबंध के लिए मैं ऐसे करती थी कि अपना कोट्स लिखती थी, और निबंध में मैं कोशिश करती हूँ कि कोई कुछ भी ऐसी चीज़ से शुरू करूँ जिसको पढ़ने एक पैराग्राफ में ही मेरा ऐसे का टॉपिक क्लियर हो जाए कि मेरा जो बाकी का ऐसे है वो किधर जाने वाला है। कुछ ऐसा लिखो कि जो पढ़ने वाला है वो कनेक्ट कर सके आपसे, तभी वो उसको इंटरेस्ट आएगा, वो आगे पढ़ेगा। तो बाकी सर हमेशा इवैल्यूएट करते रहे और बताते रहे क्या कमी है, और हमने कोशिश किया कि मैं उसको दूर कर सकूं। सर पेपर 1 के लिए
सर बेसिक सोर्स मैंने ओनली आईएएस का मटेरियल बनाया था। मुझे वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता था और एक जगह मुझे सारी चीज़ें मिल जाती थी। उसके बाद मैंने विजन का मेंस 365 भी लिया था, उसको भी मैं बीच में पढ़ती रहती थी, जो टॉपिक्स मेरे काम के हैं कंटेम्प्रेरी, जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए सर मेरे एक फ्रेंड का नोट्स था, उन्होंने इग्नू की बुक से नोट्स बनाया था, तो वो कॉम्पैक्ट नोट था, तो वहाँ से मैंने उसको कवर किया। बाकी पेपर 1 के लिए सर हिस्ट्री वगैरह जो प्रीलिम्स में पढ़ा था और ओनली आईएएस के मटेरियल से वो सब किया। सर इसमें जो पेपर 2 था उसको भी मैंने बेसिकली सर ओनली आईएएस से ही कवर किया था, और पेपर 4 की 3 भी करंट से कवर किया। और पेपर 4 के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि पेपर 4 के लिए मैंने एक डीके बालाजी की बुक भी पढ़ी थी, ताकि मुझे जो भी चीज़ें हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए। बहुत आसान बुक है, आप लोग अगर मीडियम हिंदी भी और आपको इंग्लिश की थोड़ी अच्छी मतलब समझ है, आप लिखने से हिचकिचाते हो लेकिन पढ़ने में आपको समस्या नहीं है, तो आप एक बार उस बुक को पढ़ो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और सर पेपर 4 में मैं कोशिश करती थी कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिखूं जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, वाइडली नोन हो। जैसे सर इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए श्री कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल हो गया, और अभी सर एग्ज़ाम में आया था इमोशनल इंटेलिजेंस, तो मैंने श्री कृष्ण जी का एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, वहाँ की रशिया यूक्रेनियन टीम में इंडिया में चेस चैम्पियनशिप जीती वहाँ की महिलाओं ने, तो मैंने इसको कोट किया कि कैसे उनका देश युद्ध में आहत है और उसके बाद भी वहाँ के लोगों ने किस तरीके से मानसिक स्थिरता दिखा के और इस चैम्पियनशिप को जीता। तो आप एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल्स खूब लिखिए, खूब एग्जाम्पल्स कोट करिए, और आप रटी रटाई डेफिनेशन लिखने से बचिए। रटी रटाई डेफिनेशन के बजाय आप जो समझ रहे हो वो चीज़ें लिखोगे। अगर आपको रटी रटाई डेफिनेशन लिखनी है तो फिर आप किसी जो इंस्टीट्यूट की हो, जो वाइडली नोन हो, उस तरीके का लिखिए। बाकी सर सारे पेपर्स के लिए मैंने फिगर्स, फ्लो चार्ट्स, डेटा, फैक्ट्स, स्कीम का बहुत यूज़ किया, और शायद उसी का सर मुझे फ़ायदा मिला। ऑप्शनल के लिए मेरे पास मेरे एक फ्रेंड्स के नोट्स थे, उसके साथ ही बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने माजिद हुसैन खुल्लर और इंटरनेट में PMF IAS ज्योग्राफी के लिए एक चैनल है, वहाँ से मिला के नोट्स अपना बनाया, और नोट्स का फिर मैंने शॉर्ट जिस्ट तैयार किया पूरे नोट्स का, ताकि जब एक दिन का टाइम मिले उसमें मैं पूरा अच्छे से 2 बार रिवीजन कर सकूं। तो सोर्सेज बिल्कुल डिफाइंड रखिए, लिमिटेड रखिए, और रिवीजन मल्टीपल टाइम करिए, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में रहें। एग्ज़ाम में सर सोचने का टाइम नहीं मिलता है, तो बस तुरंत आए और आप उसको कर सको। जी शिप्रा जी, निश्चित रूप से आपका जो तरीका रहा है, जो आपकी शैली रही है कि गुण ग्राहकता वाली रही है, जहाँ से भी आपको अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, उन्हें आपने ग्रहण किया। और ये बिल्कुल सही बात है कि मुख्य परीक्षा में केवल थ्योरी से काम नहीं होता है, बल्कि जो उससे संदर्भित एग्जाम्पल्स हैं उनको कोरिलेट करना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है। और गीता तो निश्चित रूप से अद्भुत ग्रंथ है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि जब तक मेरी माता थी तब तक मैं अपनी माँ की गोद में रहता था। वह मुझे ढाढ़स देती थी, संबल देती थी, शांति देती थी, आनंद देती थी। और जैसे हमारी माँ का इहलोक से गमन हुआ, वैसे ही मुझे गीता माँ की शरण मिल गई, और यह निरंतर मुझे संबल देती रहती है। तो निश्चित रूप से यह भगवान के द्वारा युद्ध क्षेत्र में गाया हुआ गीत है, और इसे दार्शनिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संगीत माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ा साइकोलॉजिकल जो ईपिक है, जो साइकोलॉजिकल ग्रंथ है, वो आज तक विश्व में हुआ नहीं है। तो और कृष्ण निश्चित रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े प्रेरक हैं, जिन्हें माना जाता है कि एटीट्यूड को कैसे चेंज किया जा सकता है। इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अभी आपने टेस्ट सीरीज के संदर्भ में टारगेट विद विवेक का नाम लिया और प्रज्ञा प्रभास चैनल का नाम लिया, तो ये जो निश्चित रूप से ये जो यात्रा रही है, जब से टारगेट विवेक डिप्टी कलेक्टर शुरू हुआ है, इसने अपनी शुरुआत से ही पूरी एक SDM की श्रृंखला निकाली है। ऋतु रानी चौधरी, अवनीश यादव, अवनीश मिश्रा, ये सब रहे हैं। उसी कड़ी में डॉक्टर शिप्रा पांडे भी जुड़ी हैं, और उसकी चमकती हुई सितारे के रूप में यहाँ पर बैठी हुई हैं।
तो कुछ और अनुभव जो ये हम लोगों ने या विवेक सर ने एक अब प्रारंभिक परीक्षा का, चूँकि इस प्रकार से सफलता की राह चल निकली है मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज से निरंतर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही बड़े बड़े संस्थान हैं पूंजीपतियों के, वहाँ पर बहुत ही अल्प मूल्य पर जो बहुमूल्य मार्गदर्शन है वह विवेक सर के द्वारा दिया जा रहा है। तो आपने भी इसको देखा है, इससे लाभान्वित हुई हैं। तो जो प्रतियोगी बंधु हैं उनके बारे में कि किस प्रकार से यहाँ पर मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का क्या तरीका है और किस प्रकार से मार्गदर्शन दिया जाता है, 2-4 शब्द बोलें। मैं सर के प्रज्ञा प्रवाह चैनल के साथ जो टारगेट विद SDM करके था और निबंध का एक 50 टारगेट सर मैं मुझे हाँ सुपर 50 का एक बैच था, उसमें मैं जुड़ी थी हिंदी और ऐसे के लिए। तो शुरुआत में तो मैं सर को जानती थी, त्रिपाठी सर को, तो सर से मैं बात करती थी तो हर चीज़ पे सर को कोट्स याद है, हर चीज़ पे सर को श्लोक याद है। तो मैं हमेशा सोचती तो मुझे क्यों नहीं याद है, तो मैं इसको लिख लेती, मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेती। और सर के चैनल पे साहित्य के ऐसे पढ़े हैं, आप उसको देखिएगा। मुझे लगता है कि साहित्य के ऐसे में डायमेंशंस कैसे ऐड कर सकते हैं आपको वहाँ से पता चल जाएगा। पहली बार मुझे फील हुआ कि साहित्य भी इतना डायनेमिक तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैं तो उसका ही जिस्ट बना के रख ली थी कि साहित्य कैसे आएगा, तो इसी डायमेंशन में मुझे लिखना है। तो सर टेस्ट सीरीज़ में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ डेली ही कुछ ना कुछ टेस्ट होता था। आज ऐसे है तो आज मुहावरे हैं, आज उपसर्ग प्रत्यय है, और फीडबैक भी आपको आज नहीं तो कल 1-2 दिन के अंदर मिल जाता है। इससे क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी हमारी बनी रहती है, और दूसरा कॉन्टिन्यूटी जब बनी रहती है तो हमें सुधार करने का मौका मिलता है। जब आपको फीडबैक मिलता है तो सुधार करने का मौका मिलता है। सर के बाद फिर मैं विवेक सर से जुड़ी। सर और विवेक सर दोनों लोग आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि जो प्लस माइनस है जुड़ते हैं उस तरीके से हैं, ठीक है। सर जैसे अपने कोट्स से और सारी चीज़ों से हमेशा हम लोगों को लाभान्वित करते रहते हैं। विवेक सर को मिल के आपको ऐसा लगेगा कि आदमी मतलब धैर्यवान हो के, धैर्य बना के, चीज़ों की समग्रता को हासिल करके कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कैसे आदमी इतना विनम्र हो सकता है। तो सर दोनों लोगों के कई बार आप सब्जेक्ट के अतिरिक्त भी चीज़ों को सर ने कहा था जैसे गुण ग्राह्यता। तो सर से मैं सोचती थी कोट्स कैसे याद करूँ, कैसे मैं सर की शैली को कॉपी कर लूँ, सर की इतनी अच्छी हिंदी है वो मैं कॉपी कर लूँ। और जब विवेक सर से मिली तो मैं सोचती थी कि कैसे मैं इतना अपने आप को कूल रखूँ, कैसे इतना काम रखूँ, कैसे इतना पेशेंस मेंटेन करूँ, और कैसे कभी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको मेंटेन रखूँ। और सर जो इसमें आप बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी कोचिंग बैचेस चलाते हैं, पर डेफिनेटली यहाँ फ़ीस बहुत कम है, और जो ये 3-3.5 महीने का ही मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसका जो टाइम पीरियड उसमें होता है, तो उसमें अगर आपको एक ऐसे या एक क्वेश्चन का फीडबैक आपको 15 दिन बाद मिलेगा तो आपको उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। पर आपको फीडबैक जो मिलता है आपको तुरंत समझ में आता है कि यहाँ मेरी कमी है, हमको तुरंत आगे बढ़ के इसको सही करना है, मेरे पास इतने ही कम दिन बचे हैं। तो ये सर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना टाइम ही रहता है कि हम 3 टेस्ट लिख के और उसमें ही पूरा 3.5 महीने निकाल दें। तो सर यहाँ से मुझे लगता है बच्चों को, एस्पिरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, इसलिए बाकी भी जो जुड़ेंगे सर। धन्यवाद शिप्रा जी। अभी एक चीज़ मैं मिस कर गया था, आप अपने परिवार के बारे में जब बता रही थी तो ये कहा जाता है कि वर्दी डॉटर अब वर्दी फादर। तो मैं पिताजी का नाम जानना चाहूँगा, आपने नाम नहीं लिया था, क्या नाम है पिताजी का? सर डॉक्टर कृष्ण नारायण पांडे। वो डिफेंस में एसोसिएट प्रोफेसर रह के अब रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने 3-4 किताबें भी डिफेंस में लिखी हैं जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चलती हैं। जी। अब मुझे लग गया कि आपने भगवान कृष्ण को क्यों उद्धृत किया था, जहाँ पर पिताजी ही कृष्ण और नारायण के रूप में स्थापित हैं, तो वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो चीज़ें वो निश्चित रूप से मजबूत होंगी।
और आपके पति तो हमारे मित्र भी हैं, उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, नितेश नाम है, लेकिन मुझे लगता है मैं उनको सिप्रेस भी बोल सकता हूँ, सिप्रा के इस और इसमें गुण संधि है, और निश्चित रूप से उन्होंने गुण की संधि आपके साथ की है, आप में गुणात्मक वृद्धि की है। तो अब हमारा जो तीसरा चरण है, मुख्य परीक्षा के बाद जो तीसरा चरण है साक्षात्कार का, इंटरव्यू का, हमारे प्रतियोगी बंधु जो भी गुणग्राही व्यक्ति देख रहे होंगे समझ गए होंगे जो कि सिप्रा की संवाद अदायगी है, जो बोलने का तरीका है कितना उम्दा है, कितना उच्च है, और उसके पीछे इनकी एक लंबी तपस्या रही है, इनकी एक लंबी साधना रही है। अभी हम लोग बैठ करके ऐसे घरेलू माहौल में बातचीत कर रहे थे, तो अभी इन्होंने अपने बेटे की चर्चा की थी। तो जब बेटे का धरती पे आना हुआ तो उसके पहले सिप्रा ने ढेर सारी बाधाएं, ढेर सारे विघ्न देखे, और एक यह भी है, अभी बहुत ही भावुक होकर के बात कर रही थी कि एक निश्चित रूप से बहुत विज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ ये अपने आप को स्थापित कर सकती थी, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्य होते हैं, सब कुछ पारिवारिक मूल्य होते हैं। तो जहाँ पर इन्होंने अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए, जिंदा दिल रखने के, परिवार को ऊर्जान्वित करने के लिए, परिवार को रोशन करने के लिए अपने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। और ये छोटी मोटी बात नहीं होती है कि जिस पे आपने पूरा अपनी यात्रा तय की हो, जिस पर आपने पीएचडी की हो, जिस पर आपने बहुत ऊंचे अंक प्राप्त किए हों, उसको एकाएक छोड़ करके फिर दूसरे क्षेत्र में आने का प्रयास करना। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है कि बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। तो वो प्रलय की जो घोर घटाएं घिरती रहीं, बनती रहीं, लेकिन सिप्रा ने जो दूसरी कविता है उसको स्वीकार किया कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, आज कहे चाहे जो दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। तो निश्चित रूप से सिप्रा ने झुक करके दुनिया को झुकाया है। इसने जो करियर था वहाँ पर इन्होंने अपने आप को झुकाया और यहाँ पर अपने आप को ऊंचे रूप में प्रतिस्थापित किया। निश्चित रूप से केवल हमारी शुभकामना नहीं, ये पूरे यूनिवर्स की शुभकामना है कि ये एसडीएम के लिए डिजर्व करती हैं। और जो इस बार इन्होंने रैंक 1 हासिल की है, निश्चित रूप से एसडीएम में भी इनकी वही रैंक आने वाली है। इस प्रकार से इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो ये जो बाधाओं को इन्होंने पार किया, तो इसमें मैं निश्चित रूप से नीतीश जी का जो रोल है उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। पिता तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व के कारक होते हैं, और न केवल कारक होते हैं बल्कि वो निर्धारक भी होते हैं और विस्तारक भी होते हैं, जिन्होंने जो हास प्रयास में कहा था कि एटीट्यूड चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से कि जब हम बोलते हैं तो केवल हम नहीं बोल रहे होते। मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे चीफ डॉक्टर थे प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय, उन्होंने कहा था, फिलॉसफी के भी थे, उन्होंने कहा था कि जब आप बोलते हो तो केवल आप नहीं बोल रहे होते हो, आपके साथ आपकी माँ की आवाज़ होती है, आपके पिता का व्यक्तित्व होता है। इवन जिस गांव में, जिस समुदाय में आप रहते हो, पूरा समुदाय आपके रूप में बोल रहा होता है। तो हम यहाँ पर सिप्रा को देख सकते हैं कि किस प्रकार से माँ बाप, पति और जो छोटा सा बेटा है वो भी तुतला रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है। तो उसका जो निश्चलता है, निर्मलता है, वो यहाँ पर आ रही है। अब ठीक है, इसी क्रम में मैं, चूँकि मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपका साक्षात्कार होता है उसमें बहुत चीज़ों की भूमिका होती है, वो एक दिन में निर्मित नहीं होता है। एक मैं सिप्रा के जो और इनके व्यक्तित्व के मल्टी डायमेंशन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैं बताना चाहूँगा कि ये रेडियो में अनाउंसर भी रही हैं, दूरदर्शन से भी जुड़ी रही हैं, कवयित्री भी रही हैं, और माँ तो हैं ही, ठीक है, पत्नी हैं, बहू हैं। तो इन सब के साथ में ये सब कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, तभी आप साक्षात्कार में, पहली बार आप साक्षात्कार में बैठोगे और 72 नंबर पा जाओगे 100 में। ये छोटी मोटी बात नहीं है, और केवल धोखे से नहीं मिला, दूसरी बार भी इन्होंने 71 नंबर हासिल किया है। और उसके पीछे इनके व्यक्तित्व की 1 नंबर की कमी का कारण नहीं है, उसमें जो फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए और जो जब तथ्य अधिक पूछे जाते हैं तो फिर आपका व्यक्तित्व उतनी प्रकार से उस रूप में मुखरित नहीं हो पाता है। तो अब वो जो साक्षात्कार वाला आपने यहाँ पर 70% से अधिक, बहुत बड़ा अंक होता है, आपने इसको हासिल किया, तो इसमें क्या आपकी सोच रहती है, क्या एटीट्यूड रहता है? अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर साक्षात्कार दे रहे हो, बिल्कुल चेहरे पे तनाव नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक और सधे हुए अंदाज में बोल रही हो। तो किस प्रकार से आपने इसको विकसित किया, कौन कौन से आपके इसमें सहयोगी रहे, और कैसे इस यात्रा में आप यहाँ तक पहुँची? हाँ सर, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नेचुरल फॉर्म में रहिए।
पहले तो आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, सबका अपना स्टाइल है, आपको खुद के स्टाइल में इम्प्रूव करना है, ठीक। क्योंकि जब हम दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो हम ना खुद रह जाते हैं ना वो बन पाते हैं। तो हमें अपने स्टाइल को इम्प्रूव करना है, हमें हमारी कमियों को इम्प्रूव करना है। तो सर जब मैंने 2020 का इंटरव्यू दिया, तो 2020 के इंटरव्यू के टाइम पे मेरे दो मित्र हैं, शरद चंद्रा और प्रमोद कुमार। इन लोगों ने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया। ये एक शरद चंद्रा सिलेक्टेड है, IRS है, और प्रमोद कुमार इन्होंने भी कई इंटरव्यूज़ दिए हैं और अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इन लोगों ने मुझसे कहा कि पहले आप बेसिक क्वेश्चंस लिख लीजिए, जैसे आप क्या कर रही हैं, आपने अपना साइंस का फील्ड क्यों छोड़ा। इन्होंने हमारे नोट्स बनवाए मेरे कि आपको बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल याद होने चाहिए, आप कि आपका जो भी आंसर हो वो क्लियर होना चाहिए। वहाँ जाके आप ये नहीं सोचोगे कि मैं यहाँ क्यों आई, वहाँ सोचने का टाइम नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए ये नेचुरल क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, जो भी आपका नेचुरल आंसर है वो आप प्रिपेयर करके रखिए इसको। तो मैंने इंटरव्यू के में भी इसके भी नोट्स बनाए थे कि आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ नौकरी को कैसे बैलेंस करेंगी, ये सारे क्वेश्चन मैंने नोट्स बनाए थे। इसके साथ ही जो भी करंट के जो बहुत बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी से रखिए। फैक्ट्स अगर आपको भूल भी जाते हैं तो कोई नहीं, वहाँ नॉलेज का टेस्ट अब नहीं होना है, पर्सनालिटी का टेस्ट होना है। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए क्या चल रहा है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप बस सिंपली बोर्ड मेंबर को बोल दीजिए कि सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। सिंपली, हमें घुमाने की ज़रूरत नहीं है कि ये था वो था, कुछ नहीं। तो इंटरव्यू की तैयारी में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आप ये सोचिए कि आप यहाँ तक आए हैं, वो आप ही हैं जो इस यात्रा को तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपके अंदर वो सब कुछ है। और बोर्ड मेंबर इतने अच्छे होते हैं, इतना प्रेजेंट एनवायरनमेंट होता है, आपको एंटर करने के बाद फील भी नहीं होगा कि आपको इंटरव्यू देने बैठे हैं। तो मन के अंदर से ये फियर बिल्कुल निकाल दीजिए कि क्या पूछ लेंगे, मैं नहीं बता पाऊँ, वो थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन खुद पे विश्वास तो रखना ही होगा, यहाँ तक की यात्रा तय की है। तो 20 के इंटरव्यू में इन लोग मेरे हस्बैंड और दो फ्रेंड्स मेरा मॉक इंटरव्यू लेते थे, और उन लोग अपने 5-5, 6-6 क्वेश्चन प्रिपेयर किए रहते थे, मुझसे पूछते थे और मेरे हर पॉइंट पे रिव्यू करके बाद में एंड में मुझे बताते थे। तो 72 मार्क्स मुझे मिले 2020 में। 21 में इस यात्रा में सर और विवेक सर भी जुड़ गए। तो इन लोगों ने भी 5 लोग हो गए टोटल, 5 नहीं 4, एक फ्रेंड मेरा बाहर था उस समय। तो इन लोगों ने भी मेरे मॉक इंटरव्यूज़ लिए, और मेरी जो भी कमियां थी, या मैं कभी जल्दी बोल रही हूँ, तेज़ बोल रही हूँ, या फिर इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा और पॉजिटिव अप्रोच मेरा होना चाहिए। और सर तो अभ्युदय स्कीम से भी जुड़े हैं, तो वहाँ भी बच्चों को देखते थे और मुझे बताते थे कि ये चीज़ें ऐड कर लो, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के आपको अपने फुल कॉन्फिडेंस से उत्तर देना है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, ईमानदार रहना है। आपकी पर्सनालिटी वहाँ टेस्ट हो रही है, आपकी ईमानदारी वहाँ दिखनी चाहिए। आप जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सिंपली सर नहीं जानते हैं, ठीक है। और चीज़ों पे अपनी समझ बढ़ाइए। जो बेसिक चल रहा है उस समय न्यूज़ में, उन सारी चीज़ों को 10-15 दिन का न्यूज़पेपर देखते रहिए क्या चल रहा है। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल से फीमेल सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसको भी थोड़ा तैयार कर लीजिए। और एक इंटरव्यू की तैयारी 10 दिन में नहीं होती है, 10 दिन में सिर्फ इम्प्रूव किया जाता है। 10 दिन में आप बस खुद को इम्प्रूव करिए, बदलिए मत, और अपने नेचुरल फॉर्म में आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। और बाकी सर लोगों का गाइडेंस रहेगा तो आप भी एक दिन मेरी तरह यहाँ बैठ के इंटरव्यू देंगे। बहुत बहुत आभार शिप्रा जी। जैसा कि आपने बताया कि सफलता की जो हमारी जर्नी है या 10 दिन में 8 दिन में नहीं तय होती है, लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलती रहती है। और आपने उसी तरफ से आगे बढ़ते हुए इस मुकाम तक पहुंची हैं, यहाँ तक आपने इस लक्ष्य का संधान किया, लक्ष्य को आपने प्राप्त किया।
एक चीज़ और जो सभी के संदर्भ में होती है, मानव होने का मतलब होता है डरना, भय होना। और जब परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भय का भाव आता है, भय का भूत आता है, और फिर उसमें कोई ऐसा हनुमान चालीसा होना चाहिए जो उस भूत को भगा दे, जो उस डर को दूर कर दे। तो सबसे बड़ा डर ये रहता है, हालांकि आप तो समीक्षा अधिकारी के रूप में भी चयनित हो चुकी थी। एक तो होता है बेरोजगारी का डर, बहुत बड़ा डर होता है कि पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस समय जब आप इस क्षेत्र में आई तो आपकी जो पहली सफलता थी, सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के रूप में आपने सफलता प्राप्त की। फिर भी ऊंचे पद पर जाने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का डर होता है, मुख्य परीक्षा का डर होता है, फिर साक्षात्कार में आप जब प्रवेश कर रही होती हैं तो उस समय डर होता है। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ फियर, हम भय का प्रबंधन कैसे करें, इससे कैसे मुक्त हों, और क्या होना चाहिए और कौन आपको इन सबसे मुक्त करता रहा, किस प्रकार से आपने इस भय को भगाया, इसके बारे में हमारे जो मित्र हैं, दर्शक हैं, उनको बताने का कष्ट करें। सर, फियर भी एक हमारा नेचुरल इमोशन है, और मैं अगर कहूँ कि वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। वो रहेगा, हम उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए सर पापा मेरे बताते हैं कि जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज अ स्टूडेंट लेक्चर दिया था, तो उनके सर ने उनसे एक बात कही थी कि इस टॉपिक पे मैंने तैयारी की है, मेरा बाकियों से अधिक कमांड है, मैंने इसको अच्छे से तो मुझे डरना नहीं है। मींस जो सुन रहा है, जो मेरी कॉपी चेक कर रहा है, उसे डेफिनेटली एक लंबा अनुभव, लेकिन मैं भी इसकी तैयारी करके आया या आई हूँ। तो अपने पे विश्वास आपको रखना पड़ेगा। और वो विश्वास कहाँ से आएगा? वो विश्वास यहाँ से आएगा जब आप अपनी चीज़ को बहुत बार रिवाइज किए रहोगे। आपको प्रीलिम्स के लिए अगर एकदम फैक्ट याद नहीं भी है, लेकिन आप देख के एलिमिनेट कर सकते हो, इतना आपने डेवलप कर लिया है स्किल। मेंस के लिए भी अगर आपने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं तो डर तो रहेगा ही, लेकिन ये रहेगा कि चलो मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और थोड़ा डर सर रहेगा उसके बाद भी। सारी चीज़ें जब पढ़ी हुई रहेंगी तो ये लगेगा कि पेपर कहीं से भी आएगा तो मेरा पढ़ा हुआ है, मैं उसको अपने हिसाब से ज़रूर मैनेज कर लूँगी। डायरेक्ट नहीं होगा तो मुझे जानकारी है इस टॉपिक के बारे में, मैं कैसे भी करके इसको मतलब मैनेज कर लूँगी। सर यही मुझे भी लगता था। प्री के पहले सर मुझे बहुत डर लगता था, मुझे स्टेट्स का प्री बहुत कठिन लगा था। मुझे लगता था कि काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं तो कैसे याद रखूं। तो बस यही कि खूब रिवाइज़ करिए जितना कर सकिए। रिवीजन आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब जितना आपको याद होता जाएगा ना, हर रिवीजन में आपको कुछ नया ही मिलेगा, नया ही याद होगा, और जितना याद होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जितना अधिक होगा फियर उतना कम होता जाएगा। जब एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में अगर आपको रिवीजन के बाद क्वेश्चन गलत भी होंगे, सबसे पहली बात कि आसान प्रश्न ही मेरिट डिसाइड करता है। आसान प्रश्न कभी भी प्रीलिम्स में गलत नहीं होने चाहिए। टफ क्वेश्चन तो सबके ही लगभग गलत हो जाते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे रिपीट कर रहे हैं, उसको कभी मत गलत करिए, वहीं से मेरिट बनती है। और रिवीजन रहेगा तो आप मैनेज कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। और जो टफ क्वेश्चन रहेगा वो तो सबके ही गलत होंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है फिर वहाँ पे। सर रिवीजन ही इसका की है। ठीक है, रिवीजन बहुत बड़ी भूमिका है। जो हम लोगों ने सुना भी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो निरंतर अभ्यास करते रहना है। और दूसरा, अब हमारा ये जो साक्षात्कार है शिवप्रिया जी के साथ समापन की ओर है, इसका संदेश यही है कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य में भय भी रहेगा। देवता नहीं है कि हमारे पास अपार शक्तियाँ हैं, किंतु हमने उपनिषदों में पढ़ा है कि प्रकाश लक्षणा देवा मनुष्या कर्म लक्षणा। जो देवता होते हैं वो प्रकाश, उनकी परिभाषा होती है, वो स्वयं दीप्तमान होते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपनी परिभाषा गढ़ता है वो कर्म के द्वारा गढ़ता है। जितना ही हम कर्म करते जाएंगे उतना ही हम नर से नारायण की यात्रा की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और स्वयं भगवान राम का ये उदाहरण रहा है कि कैसे एक साधारण से मनुष्य से वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। मोहनदास करमचंद गांधी रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक मोहनदास करमचंद नाम का बालक कैसे तमाम विद्रूपताओं से, झूठ बोलने से लेकर के, पिता से झूठ बोलने से लेकर के बीड़ी पीने तक, और इन सब जो कमियाँ थी, ये सब जो दुष्प्रवृत्तियाँ थी, इनसे बढ़ करके वो व्यक्ति महात्मा के रूप में प्रतिष्ठापित होता है। तो केवल
केवल और केवल एक कारण यही है कि हम कर्म कर सकते हैं। बेणी संघाराम का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कर्ण का, और मुझे कर्ण बहुत ही प्रभावित करता है कि चाहे जितनी विपदाएं, जितनी भी द्रुपताएं आपके साथ हो, जितनी भी संगतियां आपके साथ हों, लेकिन अगर आपका पौरुष आपके साथ है तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वो कहता है कि दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। वो कहता है कि जब उसको सूत पुत्र कह के चिढ़ाया जाता है तो कहता है सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्य हम, चाहे मैं सूत हूँ या सूत पुत्र हूँ, यो वा को वा भवाम्य हम, कुछ भी हूँ, हमारी कोई भी परिस्थिति है, दैवायत्तम कुले जन्म, या तो देवता के अधीन है कि मैं अमेरिका में पैदा हो रहा हूँ, कि भारत में पैदा हो रहा हूँ कि सूत पुत्र के रूप में पैदा हो रहा हूँ, मदायत्तम तु पौरुषम, लेकिन मेरे अधीन पौरुष है, पौरुष है, पौरुष है, और मैं उसके बलबूते महाभारत का प्राण भी हो सकता हूँ और कभी भी अपने आप को निष्प्राण नहीं रहने दूंगा। तो निश्चित रूप से हम सबको भी जीवंत रहना है। नर हो न निराश करो मन को, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो सदुपाय करो तन को। ईश्वर ने तुम्हें करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर यह है किसका दोष कहो। अगर शिप्रा प्राप्त की है तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं और निरंतर आगे भी शिप्रा को प्राप्त करना है। एसडीएम, डिप्टी एसपी, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये सब सीढ़ियाँ हैं आपके व्यक्तित्व को मुखरित करने के लिए, और असली जो सद्गुण है कि आप मनुष्य के रूप में आए हो, तो आप अपनी इस यात्रा को देवता के रूप में अग्रसरित करो, उसकी ओर बढ़ो। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो प्रतियोगी बंधु हैं, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप में भी छिपी हुई शिप्रा बैठी हुई है, आप उसको उभारें, उसको निकालें और पुनः प्रज्ञा प्रवाह में आएँ। यह प्रज्ञा प्रवाह चैनल भी वस्तुतः हमारे एक शिष्य के द्वारा, जो एक दिन के शिष्य रहे हैं, डॉक्टर उदित नारायण पांडे, उन्होंने हमसे एक दिन फिलॉसफी और एक दिन संस्कृत पढ़ी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा गुरुदेव आप में इतनी क्षमता है और आप इसको एक डिजिटल अमरता का रूप दीजिए। तो उन्होंने जितना भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़बरदस्ती भिजवा दिया और इस रूप में चयनित हुआ। तो ये डॉक्टर उदित नारायण पांडे से शिप्रा पांडे तक की जो यात्रा है, निश्चित रूप से, और ढेर सारे पांडे का मतलब इसके पास पंडा होती है, बुद्धि होती है वो आगे बढ़ते रहें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार।